बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में एक भूचाल आया हुआ है, जलजला, सियासी जलजला आया हुआ है और इक़्तिदार की राहदारियों में एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है। हाथियों की लड़ाई हो रही है और लड़ाई शुरू हो चुकी है और इन हाथियों की लड़ाई में कौन सा हाथी फातेह करार पाएगा और कौन सा हाथी मफ्तू करार पाएगा, उनकी प्रॉक्सीज मैदान में आ चुकी हैं। वो हाथी खुद नहीं बोल रहे बल्कि उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो बोल रही हैं और बरसरेआम आके एक दूसरे के मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रही हैं। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब, उनको गिराने के लिए जो एक स्टेज तैयार किया गया था, ड्राइंग रूम में बैठ के ताने बाने बुने गए थे और ख्याल ये था कि ये बिल्कुल एक लावारिस किस्म का खिलाड़ी है, ये सियासतदान तो है ही नहीं, ये तो क्रिकेट का प्लेयर है और ये इसको खिलाड़ी, इसको उसको कहते थे खिलाड़ी अनाड़ी कहते थे और हम है सियासतदान और ये क्या हमारे साथ मुकाबला करेगा और इसको गाजर मूली की तरह काट कर फेंक देंगे और टाई टाई फिश, बात खत्म हो जाएगी और हम होंगे और सियासी मैदान होगा और सियासी जागीरें होंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वक्त गुजरने के साथ साथ 16 महीने गुजर चुके हैं। 17th मंथ जो है उस वक्त जारी और सारी है, लेकिन हर आने वाला लम्हा जो है वो ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब जो कुछ बताते रहे या जो कुछ उन्होंने बताया वो एक एक लफ्ज दुरुस्त था और किस तरीके से इस पाकिस्तान को बर्बाद किया गया। ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरीके से साजिशों के ताने बाने बुने गए और बज़ाहिर इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो कि बज़ाहिर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे थे, दरअसल वो आपस में मिले हुए थे और मिलकर खेल रहे थे और सारे का सारा एक नौटंकी जो है नौटंकी ड्रामा रचाया हुआ था। ये सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अब जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आखिरी दिन जहां से खेल उन्होंने खत्म किया था वहीं से खेल शुरू किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आखिरी दिन नैब तरामीम को कलअदम करार देकर गए और फैसला सुनाकर गए और उसके नतीजे में सैकड़ों मुकदमात, 1200 अरब रुपए मालियत के हुजम के जो केसेस थे फाइनेंशियल करप्शन के, और वो मुआशी दहशतगर्दी जो हुई इस पाकिस्तान में, उस मुआशी दहशतगर्दी के सबूत जो है कल हमने देखा कि एहतसाब अदालतों में पहुंचाए गए और वो भी गाड़ियों में, ट्रकों में लोड करके वो भिजवाए गए। वो थे सबूत थे जो कि रेफरेंस फाइल किए गए थे एहतसाब अदालतों में। एहतसाब अदालतें दोबारा बहाल हो चुकी हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम मुकदमात वापस बहाल हो जाएं, तो वो 5 दिन जो पांचवें दिन ही ये सब कुछ हो गया और 5वें दिन ही एहतसाब अदालतों ने नोटिस इशू करना शुरू कर दिए। ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर, हर जगह तमाम की तमाम एहतसाब अदालतें जो हैं वो दोबारा फंक्शनल हो गई हैं और काम उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब को, जस्टिस एजाज अहसन साहब को बहुत ज्यादा रगेदा जा रहा था, बहुत ज्यादा बेतौकीर किया गया, दीगर ऑनरेबल जजेस को भी बेतौकीर किया गया कि वो किसी भी तरीके से ये फैसला न कर पाए। और हमने देखा कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई, फुल कोर्ट कार्रवाई हुई अदालत की, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक क्वेश्चन पुट किया और वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिस सवाल ने सबको बिल्कुल बता दिया कि जनाब यही सवाल है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जनाब ये बताएं कि फुल कोर्ट अगर फैसला कर दे तो इसके खिलाफ फिर अपील आप कहां लेकर जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल एक इंतहाई गलीजाना किस्म की, एक इंतहाई बेहुरमती और बेतौकीरी की गई उनकी। हालांकि वो खातून जज हैं और वो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस होने का उनको एजाज हासिल होगा 2031 में। तो इसलिए कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, हम किसी को माफ नहीं करते सिर्फ इसलिए। असल कसूर उनका ये है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रही, वो मैनेज नहीं हो रही और जो जज भी मैनेज नहीं हो रहा उनकी इसी तरीके से बेतौकीरी की जा रही है। बहरहाल उनके जिन्होंने भी उनके खिलाफ बेतौकीरी जिसने भी की, उनका अपना जो है वो पता चलता है कि इनका ये खुद क्या चीज है और किस तरीके से ये कर सकते हैं। बहरहाल इसी तरीके से जस्टिस एजाज अहसन साहब का भी किया जाता है, बाकी फिर जिक्र करेंगे। लेकिन अब आ गया है जस्टिस काजी फाइजा साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब आ गए हैं और मामला है जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब का, क्योंकि इमरान खान साहब जो बात कहते रहे वो सारी की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं
और ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने, काजी फाइजल साहब की तरफ बाद में आते हैं, पहले राना सनाउल्लाह साहब की वो गुफ्तगू सुनिए कि किस तरीके से, यानी जो बज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफिन थे और इमरान खान साहब के मुखालिफिन तस्वर किए जाते थे, बैकडोर चैनल पे किस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए थे और साजिशों के ताने बाने कैसे तैयार हो रहे थे, कैसे बड़ी बड़ी डीलें हो रही थी, और उन डीलों की वजह से ही पाकिस्तान आज इस हालत में है। पाकिस्तान आज इस हालत में है, जो नहुसत के साए मुंडला रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि हमने जाती मफाद, जाती चमड़ी दमड़ी की खातिर पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगाया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब हमने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी थी, पहले जरा वो सुन लें कि क्यों दी थी जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात वाकयात का कि कैसे कैसे इंकशाफ हो रहे हैं। वो ये कहते हैं राना साहब कि जनाब हमने तो इसलिए दी थी एक्सटेंशन, ये तो तय हुआ था कि इमरान खान साहब, जिनको वो फितना कहते हैं, इसका कलाकमा करना है और उसमें हमें कामयाबी हुई। ये है सिचुएशन। अब उसी जनरल बाजवा साहब की, उसी जनरल फैज साहब की ये ट्रायल करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और कहते हैं कि हम उनसे बदला लेंगे, जबकि राना साहब कहते हैं कि हमने एक्सटेंशन इसलिए दी थी कि हम अपने बदतरीन मुखालिफ इमरान खान को ठिकाने लगा सकें। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किया और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखिए, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसलिए इस सूरत हाल में बाज़ चीज़ें जो है वो नज़र और तरह से आ रही होती हैं, लेकिन उनके इम्प्लाइड जो असरात होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। ये थे राना सनाउल्लाह साहब जो कि बता रहे थे कि हमने अपना कैसे मकसद हासिल किया, यानी इमरान खान साहब को फारिग करना मकसूद था, सियासत से आउट करना मकसूद था, इसलिए हमने उनको एक्सटेंशन दी और एक डील के तहत दी। ये उस अमेंडमेंट की बात हो रही है जो आर्मी एक्ट में तरमीम करके जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे मोहर लगाई गई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस उस वक्त के आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में बेंच ने यह कहा था कि इस पे लेजिस्लेशन करें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कोई कानून मौजूद नहीं था। उस पे फिर आर्मी एक्ट में तब्दीली करनी थी और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को हुक्म दिया था कि इस तरमीम का आपने अपोज नहीं करनी बल्कि सब ने वोट देना है, और शायद खान अब्बासी साहब ने नहीं दिया था, वो शायद अरेस्ट थे या आए नहीं थे, और इसी तरीके से रजा रबानी साहब रो पड़े थे और ये सारी बातें उस वक्त हुई थी। तो अब देखते हैं अब इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं। इरफान सिद्दीकी, क्योंकि अब जनरल बाजवा साहब से जो काम करवाना था वो करवा लिया और ड्राइंग रूम में बैठ के इक्तदार भी वापस ले लिया इमरान खान साहब का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हाल है इस वक्त, और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बल्कि मीडिया का जो हशर कर दिया गया है वो भी हमारे सामने है। ये सारा काम जनरल बाजवा साहब से करवाया गया, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं वो तो गलती हो गई थी, नवाज शरीफ साहब माफी मांग चुके हैं, तो इसलिए गलतियां हो जाती हैं। इरफान सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं सुनिए जरा। जुर्म की एक्सटेंशन में क्यों वोट किया, फेवर में क्यों वोट किया मियां साहब की जमात ने? ये सवाल तो है ना सर, लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल है, क्यों किया? बिल्कुल सवाल है, गलती थी, बिल्कुल गलती थी, नहीं देना चाहिए था, और मियां साहब महसूस करते हैं कि ये फैसला गलत था। मैं भी कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गलत फैसला था। जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, सिलेक्शन में तो आप किसी के माथा पड़ नहीं सकते, तो वो तो 4 होते हैं, 4 में से 1 को लेना है आपने, लेकिन मियां साहब की साइकी के अंदर इस तरह की एक्सटेंशन है ही नहीं। लेकिन हमने उस वक्त भी सुना कि डाइसेंटिंग वॉइस थी पार्टी में, मे भी आप भी शायद उनमें आवाजों में से एक हुए होंगे। क्यों आपकी लीडरशिप ने डाइसेंटिंग वॉइस को उस वक्त नहीं वेटेज दिया? जो मियां साहब तो वहां बैठे हुए थे, जो लीडरशिप यहाँ मामलात को देख रही थी, उसकी राय ये थी जी कि अब देखे ना, एक्सटेंशन वो हो चुकी थी, एक्सटेंशन हमने नहीं दी, एक्सटेंशन पीटीआई की गवर्नमेंट दे चुकी थी। अदालत में मामला गया तो अदालत ने कहा जी कि इसके बारे में कानून साजी कर ले, एक्सटेंशन हमने नहीं दी। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ ना कि जब वो कानून बना
हमने उस कानून के हक में राय दे दी, जो कानून हमेशा के लिए बन गया। लेकिन एक्सटेंशन देने के लिए ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमसे किसी ने राय ली, ना हमारे वोट की जरूरत थी। वो पीटीआई का फैसला, तो पीटीआई फैसला कर चुकी थी। मामला खोसा साहब की अदालत में गया, खोसा साहब ने इसे फिर पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट ने कहा जी कि चले आइंदा के लिए इसको रेगुलराइज कर लेते। दैट वाज नॉट पर्टिकुलरली बाजवा साहब। तो इसलिए ये बन गया है कि जी बाजवा की एक्सटेंशन की हमने हमायत की। हमायत इन द सेंस एक्सटेंशन हो चुकी थी, हम मुखालफत करते या हमायत करते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। हमने उस कानून की हमायत करके अपना वजन गालिबन उस वक्त ये तासुर था कि बाजवा साहब की हमायत में डाला है, जो किसी हद तक दुरुस्त था। लेकिन ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी उनको, ये गलत है। सर अगर उस वक्त रेजिस्ट किया होता, ना वोट किया होता, तो शायद आज आप लोगों से सवाल ना हो रहा था ना कि आपका जो बेसिक नैरेटिव है उसके मुखालिफ ये सवाल ना हो रहा होता। हमें ये जवाब दे रहा होता। अगर हमारे 15, 20, 30, 40, 100 जितने भी वोट थे उसके खिलाफ पड़ जाते तो कानून ना बनता अगर सपोज, तो भी एक्सटेंशन हो गई थी। तो ये आपने राना सनाउल्लाह साहब का भी सुन लिया, वो खुलेआम इकरार कर रहे हैं। इरफान सदीक साहब ने इधर उधर जाने की कोशिश की, बिलाखिर उन्होंने भी मान लिया। इसका मतलब सिर्फ ये है, ये खास तौर पे मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, इनसे कहूंगा कि इनका तरीकाकार ही ये है। ये पहले इख्तदार एस्टेब्लिशमेंट से लेते हैं, पावर कॉरिडोर में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के सजदे करते हैं, उनको उनके पांव में बैठते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, ये आ जाते हैं। यही काम इन्होंने जनरल वहीद काकड़ साहब के साथ किया, यही काम इन्होंने जनरल आसिफ नवाज जंगजुआ साहब के साथ किया, यही काम इन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ किया, यही काम इन्होंने जनरल क़यानी साहब के साथ काम ये किया, और यही उसके बाद इन्होंने जनरल बाजवा के साथ किया, और यही कुछ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और मौजूदा DGIS लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ ये काम करेंगे। क्योंकि इनका तरीका वारदात ही ये है कि ये इख्तदार पहले लेते हैं, डील करके लेते हैं, और उसके बाद फिर उन्हीं के गिरेबान पकड़ते हैं जो इनको इख्तदार में लेके आते हैं। इसलिए अब ये सारी चीज आपके सामने है, माजी में आप खुद भी जाके स्टडी कर लें तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं दूसरा यह है केस कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब ये जेर अताब थे, हैं और रहेंगे, और इनका बचना मुझे मुश्किल लग रहा है। बचना इसलिए कि इन पे कोई ना कोई उस्ताद आती रहेगी। उसकी वजह है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा चीजें इकरार कर चुके हैं, वो खुद भी इकरार कर चुके हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के तमाम वज़रा इस वक्त इकरार कर चुके हैं। जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त वो सारे का सारा गेम प्लान बता चुके थे कि किस तरीके से हमने मामला तय किए, और अब भी बता रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी बयानिए के साथ वापस आना चाह रहे थे एक हीरो के तौर पे कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट को तहस नहस कर दूंगा, और मैं ही सिर्फ ऐसा हूं जो न सिर्फ जुडिशरी के भी गिरेबान पकड़ता हूं, मिलिट्री के भी गिरेबान पकड़ता हूं, मीडिया के भी गिरेबान पकड़ता हूं, मैं हूं वो ताकतवर हुक्मरान। तो बहरहाल अब हुआ यह है कि जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब दोबारा फिर एक और उफ्ताद आन पड़ी है, और फैजाबाद धरना केस जो है वो आ गया है। जनाब नजरसानी पिटीशन आ गई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल फुल बेंच 28 सितंबर को इस मुकदमे की समाअत करेगा, अहम समाअत। और इसमें जो रिव्यू पिटीशंस फाइल की थी वो की थी जनाब वज़ारत दिफा की तरफ से की थी, सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से की गई थी, और उसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की DG की भी आई हुई है, पैमरा की रिव्यू पिटीशन भी आई हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आई हुई है, शेख रशीद साहब की भी आई हुई है, और एजाजुल हक साहब की भी आई हुई है। ये वो मुकदमा है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बतौर जज एक अहम फैसला दिया था, और वो था फैजाबाद धरने में के मामले में। और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मिलिट्री ऑफिशियल जो मिलिट्री ऑफिशियल और खासतौर पर उसमें जहां फैज साहब थे, और उनको हुक्म दिया गया था, DGC थे वो, और एक मेजर अरेंजर्स के थे जिन्होंने पैसे तकसीम किए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अस्करी इदारों का काम नहीं है कि वो अपने हदूद से बाहर निकले और सियासी मामलात में मुदाखलत करें, सियासी धड़ेबंदी का शिकार करें, और किसी जमात को सपोर्ट करें, किसी जमात को फेवर न करें, और इस तरीके से उन्होंने ये कहा था। और उसमें ISI, MI और ISPR इनका जिक्र किया गया था, और साथ ही साथ मीडिया का जिक्र किया था कि इजहार राय की आजादी सलब नहीं हो सकती। ये सारी चीजें उन्होंने की थी, और खास तौर पे ये हुक्म दिया था कि फलां जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और
वो इदारों के सरबराहान को कहा था, तमाम अस्करी इदारों के चीफ्स को कहा था, यानी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, उसमें आर्मी चीफ थे, नेवल चीफ थे, एयर चीफ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, उनको यह हुक्म दिया था। लेकिन उस पर रिव्यू फाइल हुआ था, उस पर अभी तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। लिहाजा अब चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, वो अपनी सीट हासिल कर चुके हैं, इसलिए पिछले 4 सालों से ये पेटिशन पेंडिंग पड़ी रही, नजरसानी की दरखास्तें अब उन्होंने लगा ली हैं। कल जब वकला उनसे मिले थे तो उसमें भी ये एक सवाल खास तौर पे आया था और जस्टिस काजी फाइज साहब ने कल ही बता दिया था। लिहाजा अब 28 सितंबर को ये मामला होगा, देखते हैं कि किसका हाथ होगा और किसका गिरेबान। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।